दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर मत कीजिए, अभी सब्सक्राइब करें और हमारे साथ जुड़ जाएं। व्यक्तित्व क्या है? कैम्ब्रिज अंतर्राष्ट्रीय अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार आपका व्यक्तित्व वो प्रकार है जो आप हैं, जो आपके व्यवहार, महसूस करने और सोचने के तरीके से दिखाई देता है। लॉन्गमैन समकालीन अंग्रेजी शब्दकोश के अनुसार व्यक्तित्व का मतलब है किसी व्यक्ति का पूरा स्वभाव या चरित्र। एक व्यक्ति कैसे व्यवहार करता है, महसूस करता है और सोचता है, ये किसी दी गई परिस्थिति में वह कैसे अपना आचरण करता है, ये मुख्यतः उसके मन की स्थिति से तय होता है। केवल बाहरी दिखावा या व्यक्ति की बोलचाल या हाव भाव केवल व्यक्तित्व के किनारे हैं, वे असली व्यक्तित्व को नहीं दर्शाते। सच्चे अर्थों में व्यक्तित्व विकास का मतलब व्यक्ति के गहरे स्तरों से है। इसलिए हमारे व्यक्तित्व का अध्ययन हमारे मन की प्रकृति और उसके काम करने के तरीके की स्पष्ट समझ से शुरू होना चाहिए। अपने मन को जानने की जरूरत। हम बहुत से काम करने का इरादा करते हैं, अच्छी आदतें बनाने का संकल्प लेते हैं, कुछ बुरी आदतों को छोड़ने का, एकाग्रता से पढ़ने का, किसी काम को पूरे मन से करने का। अक्सर हमारा मन विरोध करता है और हमें अपने संकल्पों को पूरा करने के प्रयासों से पीछे हटने पर मजबूर कर देता है। हमारे सामने एक किताब खुली है और हमारी आंखें खुली हैं, लेकिन मन भटकना शुरू कर देता है। कुछ पुराने काम के बारे में सोचता है या भविष्य की योजनाओं के बारे में सोचता है। यही बात तब होती है जब हम कुछ मिनट बैठकर प्रार्थना करने या किसी दिव्य नाम या रूप के बारे में सोचने की कोशिश करते हैं। आप रात को संकल्प लेते हैं कि सुबह 5 बजे उठकर 2 घंटे पढ़ाई करेंगे। सुबह अलार्म बजता है, लेकिन मन कहता है अभी 10 मिनट और सो लेते हैं। फिर आप पढ़ने बैठते हैं, लेकिन 5 मिनट बाद मन सोशल मीडिया चेक करने को कहता है। किताब खुली है, आंखें खुली हैं, लेकिन मन कल के दोस्त के साथ हुई बातचीत या शाम के प्रोग्राम के बारे में सोच रहा है। आप तय करते हैं कि रोज सुबह योग या जॉगिंग करेंगे। पहले दिन उत्साह होता है, लेकिन तीसरे चौथे दिन मन बहाने बनाने लगता है। आज बहुत ठंड है, कल से पक्का शुरू करेंगे, पहले नाश्ता कर लेते हैं। आप शांति से बैठकर 10 मिनट प्रार्थना करने का निश्चय करते हैं, लेकिन 2 मिनट बाद मन घर के कामों की सूची बनाने लगता है, ऑफिस के काम याद आने लगते हैं या कल देखी फिल्म के दृश्य सामने आने लगते हैं। आप संकल्प लेते हैं कि जंक फूड नहीं खाएंगे, लेकिन जब सामने चाट, समोसा या मिठाई आती है तो मन कहता है आज के लिए चलेगा, कल से पक्का बंद। यही है हमारे मन की वास्तविकता। हमारा मन एक अशिक्षित बच्चे की तरह है जो हमेशा तुरंत संतुष्टि चाहता है और कड़ी मेहनत से बचना चाहता है। ये भूतकाल की यादों और भविष्य की चिंताओं में भटकता रहता है, वर्तमान में स्थिर नहीं रहता। इसलिए मन को जानना और उसे नियंत्रित करना व्यक्तित्व विकास की पहली और सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता है। जब तक हम अपने मन के इस स्वभाव को समझकर उसे अनुशासित नहीं करेंगे, तब तक हमारे सभी संकल्प और लक्ष्य केवल इच्छा बनकर रह जाएंगे। सच्चा व्यक्तित्व विकास तभी संभव है जब हम अपने मन के मालिक बने, उसके गुलाम नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, स्वतंत्र हम जो एक पल के लिए भी अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, अपने मन को किसी विषय पर केंद्रित नहीं कर सकते, बाकी सब कुछ छोड़कर एक पल के लिए भी एक बिंदु पर नहीं टिका सकते, फिर भी हम खुद को स्वतंत्र कहते हैं। इस पर सोचो। भगवद गीता के अनुसार अनुशासनहीन मन हमारे दुश्मन की तरह काम करता है, जबकि प्रशिक्षित मन हमारे दोस्त की तरह काम करता है। इसलिए हमें अपने मन की कार्य प्रणाली का स्पष्ट विचार रखने की जरूरत है। क्या हम इसे हमारी बात मानने के लिए, हमारे साथ सहयोग करने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं? यह हमारे व्यक्तित्व के विकास में कैसे योगदान दे सकता है? मानव मन के 4 मुख्य काम हैं। इसे एक उदाहरण से समझाया जा सकता है। मान लो मैं किसी व्यक्ति से मिलता हूं जिसे मैं कहीं लगभग 10 साल पहले मिला था। मैं याद करने की कोशिश करता हूं कि कब और कहां मैं उससे मिला था और वो कौन है। मेरे मन के अंदरूनी हिस्सों से एक खोजने की प्रक्रिया शुरू होती है, जैसे कि यह जांच कर रहा हो कि उस व्यक्ति से जुड़ी कोई घटनाएं वहां संग्रहित हैं या नहीं। अचानक मैं उस व्यक्ति को पहचान लेता हूं और अंत में कहता हूं, यह वही व्यक्ति है जिससे मैं अमुक जगह मिला था आदि। अब मुझे उस व्यक्ति के बारे में पक्का ज्ञान है। स्मृति, चित्त, हमारा अनुभव भंडार। आप बाजार में जाते हैं और अचानक एक खुशबू आती है। तुरंत आपको अपनी दादी माँ के घर का खाना याद आ जाता है। आपको पता भी नहीं चला कि ये यादें कहाँ से आईं। ये चित्त का काम है। ये हमारे सभी अनुभवों को स्टोर करके रखता है। दूसरा उदाहरण, जब आप किसी पुराने दोस्त से मिलते हैं तो अचानक बचपन की यादें वापस आ जाती हैं। साइकिल चलाना,
तैरना, ये सब चित्त में संचित हैं और जरूरत पड़ने पर सामने आ जाते हैं। विचार विमर्श, मनस, हमारा सोचने वाला हिस्सा। व्यावहारिक उदाहरण, आप नई जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं। मनस विभिन्न संभावनाओं पर विचार करता है। क्या पूछा जा सकता है, कैसे जवाब दूं, क्या पहनूं। यह कल्पना भी करता है कि इंटरव्यू कैसा होगा। जब माता पिता किसी रिश्ते के बारे में बात करते हैं तो मनस तुरंत विभिन्न स्थितियों की कल्पना करने लगता है कि यह व्यक्ति कैसा होगा, पारिवारिक जीवन कैसा होगा। निर्णय लेना, बुद्धि, हमारा फैसला करने वाला हिस्सा। आपके सामने 2 जॉब ऑफर हैं। मनस दोनों के बारे में सोचता है, लेकिन बुद्धि फैसला करती है कि यह जॉब बेहतर है क्योंकि इसमें सीखने के अवसर ज्यादा हैं, भले ही सैलरी कम हो। नैतिक दुविधा, दुकानदार गलती से ज्यादा पैसे वापस कर देता है। मनस सोचता है रख लूं या वापस करूं, लेकिन बुद्धि निर्णय करती है कि ईमानदारी सही है और पैसे वापस कर देने चाहिए। मैं चेतना, अहंकार, सब कुछ को अपने साथ जोड़ना। जब आप खाना खाते हैं तो कहते हैं मैं खा रहा हूं। जब सोचते हैं तो मैं सोच रहा हूं। जब गुस्सा आता है तो मैं गुस्से में हूं। यह अहंकार है जो हर क्रिया को मैं से जोड़ता है। अगर अच्छे नंबर आते हैं तो मैंने बहुत मेहनत की, अगर खराब आते हैं तो मेरी किस्मत खराब है। यह अहंकार सफलता असफलता दोनों को अपने साथ जोड़ता है। ये चारों शक्तियां एक ही मन की हैं, बस काम अलग अलग हैं। जैसे एक ही व्यक्ति घर में पिता, ऑफिस में बॉस और दोस्तों के साथ मित्र है, वैसे ही एक मन अलग अलग परिस्थितियों में अलग भूमिका निभाता है। व्यक्तित्व विकास के लिए इन चारों को समन्वित और अनुशासित करना जरूरी है, खासकर बुद्धि को मजबूत बनाना जो सबसे महत्वपूर्ण है। मन के बारे में और जानकारी। बहुत समय पहले हिमालय की तराई में एक राज्य था। वहां का राजकुमार अर्जुन बहुत परेशान रहता था। उसके पास सब कुछ था, महल, दौलत, सेवक, फिर भी वो खुश नहीं था। एक दिन उसे पता चला कि दूर पहाड़ों में एक ऋषि रहते हैं जिनके पास जीवन की सच्ची खुशी का रहस्य है। यात्रा का फैसला। अर्जुन ने तय किया कि वो उस ऋषि के पास जाएगा। उसके पास एक सुंदर रथ था, 5 शानदार घोड़े थे और एक अनुभवी रथवान था जिसका नाम बुद्धि था। घोड़ों के नाम थे नेत्र, जो हमेशा सुंदर चीजें देखना चाहता था, श्रवण, जो मधुर आवाजों के पीछे भागता था, घ्राण, जो अच्छी खुशबू के लिए दीवाना था, रसना, जो स्वादिष्ट भोजन के बिना न रहता था, स्पर्श, जो हमेशा आराम की तलाश में रहता था। पहली यात्रा विफलता। सुबह सुबह यात्रा शुरू हुई। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन जल्दी ही समस्याएं शुरू हो गईं। दोपहर में रास्ते में एक बाजार मिला। नेत्र घोड़ा रंग बिरंगे कपड़े देखकर उधर भागने लगा। रसना घोड़ा पकौड़ों की महक से पागल हो गया। रथवान बुद्धि थका हुआ था और उसकी आंख लगने लगी। वो ठीक से दिशा नहीं दे पा रहा था। शाम को श्रवण घोड़ा किसी शादी की आवाज सुनकर उधर दौड़ गया। स्पर्श घोड़ा धूप से परेशान होकर छांव की तलाश में भटकने लगा। परिणाम, अर्जुन का रथ गलत दिशाओं में भटकता रहा। दिन भर की यात्रा के बाद वो वहीं पहुंचा जहां से शुरू किया था। रात को वो निराश होकर महल वापस लौट गया। द्वितीय प्रयास, तैयारी। अगले दिन अर्जुन ने अपने दादाजी से सलाह ली। दादाजी ने कहा, बेटा, सिर्फ रथ और घोड़े काफी नहीं हैं। पहले रथवान को जगाओ, घोड़ों को प्रशिक्षित करो और लगाम मजबूत बनाओ। दूसरी यात्रा, सफलता। नई रणनीति। बुद्धि रथवान को पूरी रात अच्छी नींद दी ताकि वो सजग रहे। घोड़ों को समझाया कि हमारा लक्ष्य ऋषि तक पहुंचना है, रास्ते की चीजों में न उलझना। मजबूत लगाम। अर्जुन ने अपने मन को दृढ़ किया कि वो घोड़ों को काबू में रखेगा। यात्रा के दौरान जब नेत्र सुंदर फूलों की तरफ भागा तो बुद्धि रथवान ने कहा, देखो लेकिन लक्ष्य मत भूलो। जब रसना स्वादिष्ट भोजन के लिए रुकना चाहा तो अर्जुन ने कहा, बाद में खाएंगे, पहले मंजिल। जब श्रवण संगीत की आवाज सुनकर भटका तो लगाम खींचकर सही रास्ते पर लाया। मंजिल की प्राप्ति।
शाम तक अर्जुन ऋषि के आश्रम पहुंच गया। ऋषि मुस्कुराए और बोले, बेटा, तुमने सबसे कठिन यात्रा पूरी कर ली है। जो व्यक्ति अपनी इंद्रियों और मन को काबू में कर लेता है वो जीवन की किसी भी लक्ष्य तक पहुंच सकता है। ये कहानी हमारे रोजमर्रा के जीवन की है। हमारा शरीर रथ है, हमारी बुद्धि रथवान है और हमारी 5 इंद्रियां घोड़े हैं। जब तक हम अपनी इंद्रियों को काबू में नहीं करते और अपनी बुद्धि को जगाए नहीं रखते, तब तक हम अपने जीवन के सच्चे लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। चरित्र क्या है? गांव में एक कुम्हार रहता था जिसका नाम मोहन था। उसके पास 2 बेटे थे, अमित और सुमित। दोनों भाई एक ही घर में पले बढ़े, लेकिन उनका स्वभाव बिल्कुल अलग था। अमित बचपन से ही हर सुबह जल्दी उठता था। वो अपने पिता की मदद करके मिट्टी तैयार करता, बर्तन बनाने में हाथ बंटाता। जब कोई ग्राहक आता तो वो मुस्कुराकर उनका स्वागत करता। अगर कोई गरीब व्यक्ति बर्तन मांगता तो वो बिना पैसे दे देता। धीरे धीरे गांव के लोग अमित को बहुत प्यार करने लगे। दूसरी तरफ सुमित को काम से बचना पसंद था। वो देर तक सोता रहता, झूठ बोलकर काम से बचने की कोशिश करता। जब ग्राहक आते तो वो मुंह बनाकर बात करता। अगर कोई कम पैसे देता तो वो गुस्सा हो जाता। समय के साथ लोग सुमित से बचकर रहने लगे। 10 साल बाद जब मोहन बूढ़ा हुआ तो उसने अपना काम बेटों को सौंप दिया। अमित के पास जो ग्राहक आते थे वे कहते थे कि वो बिल्कुल अपने पिता की तरह ईमानदार और मेहनती है, लेकिन सुमित के पास कोई नहीं आना चाहता था क्योंकि लोगों को लगता था कि वो भरोसेमंद नहीं है। एक दिन सुमित ने अपने पिता से पूछा कि आखिर ऐसा क्यों है। मोहन ने समझाया कि जैसे हम रोज मिट्टी में पानी मिलाकर उसे आकार देते हैं, वैसे ही हमारे रोज के काम हमारे मन पर छाप छोड़ते हैं। अमित ने बचपन से ही अच्छे काम किए थे, इसलिए उसके मन में अच्छी आदतों की हजारों छापें जम गई थीं। अब जब भी कोई परिस्थिति आती है वो अपने आप अच्छा व्यवहार करता है। सुमित को समझ आया कि उसने बचपन से ही आलस्य, झूठ और गुस्से की आदतें डाली थीं। ये सभी बुरी आदतों की छापें उसके मन में जम गई थीं, इसलिए अब वो चाहकर भी तुरंत बदल नहीं सकता था। मोहन ने आगे कहा कि हमारा चरित्र एक जमे हुए बर्तन की तरह है। जैसे मिट्टी को आकार देने के बाद आग में पकाकर मजबूत बर्तन बनाया जाता है, वैसे ही हमारे रोज के विचारों और कामों से हमारा चरित्र बनता जाता है। एक बार पक जाने के बाद बर्तन का आकार बदलना मुश्किल होता है, लेकिन नामुमकिन नहीं। सुमित ने पूछा कि क्या अब कुछ नहीं हो सकता? पिता ने मुस्कुराकर कहा कि अभी भी समय है। अगर वो आज से रोज अच्छे काम करेगा, सच बोलेगा, मेहनत करेगा, तो धीरे धीरे नई अच्छी छापें पुरानी बुरी छापों को दबा देंगी। ये समय लगेगा, धैर्य चाहिए होगा, लेकिन जरूर होगा। सुमित ने उसी दिन से अपनी आदतें बदलनी शुरू कर दी। शुरुआत में बहुत मुश्किल लगा क्योंकि उसका मन पुराने तरीकों पर चलना चाहता था, लेकिन वो लगातार कोशिश करता रहा। 3 साल बाद गांव के लोगों ने देखा कि सुमित वाकई बदल गया है। अब वे उससे भी उतना ही प्रेम करते थे जितना अमित से। इस कहानी से पता चलता है कि हमारा चरित्र हमारे रोज के छोटे छोटे कामों से बनता है। जैसे बूंद बूंद से सागर भरता है, वैसे ही काम काम से चरित्र बनता है। आज जो हम सोचते और करते हैं वही कल हमारा स्वभाव बन जाता है। स्वामी विवेकानंद का संदेश। बहुत साल पहले कलकत्ता में एक युवक रहता था जिसका नाम नरेंद्र था। वो बहुत पढ़ा लिखा था, अच्छा गाता था, लेकिन फिर भी उसके मन में एक खालीपन था। वो सोचता रहता था कि जीवन का असली मतलब क्या है। एक दिन वो दक्षिणेश्वर के मंदिर में गया और वहां रामकृष्ण परमहंस से मिला। परमहंस जी ने उससे पूछा कि क्या उसने कभी भगवान को देखा है। नरेंद्र ने कहा कि नहीं। तब परमहंस जी ने मुस्कुराकर कहा कि वो उसे दिखा सकते हैं। परमहंस जी ने नरेंद्र को समझाया कि हर इंसान के अंदर एक दिव्य शक्ति छुपी हुई है। ये शक्ति हीरे की तरह है जो मिट्टी के नीचे दबी हुई है। जब हम अपने मन और इंद्रियों को काबू में करते हैं तो ये दिव्यता चमकने लगती है। नरेंद्र को शुरू में यकीन नहीं आया। वो कहता था कि मैं तो एक साधारण इंसान हूं, मुझ में कोई दिव्यता नहीं है। परमहंस जी हंसकर कहते थे कि यही तो समस्या है, तुम अपने आप को कमजोर समझते हो, इसलिए कमजोर बन जाते हो। धीरे धीरे नरेंद्र को समझ आया कि सबसे पहले खुद पर भरोसा करना जरूरी है।
जब वो अपने अंदर की शक्ति पर विश्वास करने लगा तो वो वाकई में बदलने लगा। वो रोज सकारात्मक विचार करता, अच्छे काम करता और अपने मन को पवित्र विचारों से भरता रहता। एक बार नरेंद्र ने कोई काम करने की कोशिश की लेकिन असफल हो गया। वो बहुत निराश हुआ और परमहंस जी के पास गया। परमहंस जी ने कहा कि असफलता से डरने वाला कभी सफल नहीं होता। उन्होंने समझाया कि गलती करना बुरी बात नहीं है, बल्कि गलती से सीखना जरूरी है। जो व्यक्ति कोशिश ही नहीं करता वो दीवार की तरह निर्जीव होता है। नरेंद्र ने फिर से कोशिश की, इस बार भी असफल हुआ। फिर कोशिश की, फिर असफल हुआ, लेकिन हर बार वो कुछ न कुछ सीखता गया। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ता गया और वो समझ गया कि वाकई में हर इंसान के अंदर अपार शक्ति छुपी हुई है। बाद में यही नरेंद्र स्वामी विवेकानंद बना। उसने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया कि हर आत्मा संभावित रूप से दिव्य है। हमें सिर्फ अपनी बाहरी और भीतरी प्रकृति को नियंत्रित करके इस दिव्यता को प्रकट करना है। स्वामी जी ने सिखाया कि खुद पर भरोसा रखो, हमेशा सकारात्मक सोचो और असफलताओं से घबराओ मत। हर गलती एक सीख है, हर असफलता एक सीढ़ी है जो सफलता तक ले जाती है। हमारे अंदर भी वही दिव्य शक्ति है जो स्वामी विवेकानंद में थी। हमें सिर्फ अपने आप पर भरोसा करना है, अच्छे विचार रखने हैं और कभी हार नहीं मानी है। जब हम अपनी कमजोरियों को छोड़कर अपनी असली शक्ति को पहचान लेते हैं, तब हम भी एक महान व्यक्तित्व बन सकते हैं। यही था स्वामी विवेकानंद का सबसे बड़ा संदेश। ऐसे ही दिलचस्प और प्रेरणादायक विचार सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दें।